हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का सिंबल ऐसा होता है बैक टू बैक कोलन, यानी कि 2 बार आपको कोलन लिखना है। बट ये टॉपिक देखने से पहले मैं कुछ टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेटर इन C++। ठीक है, तो ये 11th में हमारा टॉपिक हो चुका था। मतलब कि इस टॉपिक में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो कब एग्जीक्यूट होते हैं, उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, इनके बारे में वहां पे लिखा होगा टेक्स्ट बुक में। हम उसी के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम स्किप कर रहे हैं। तो हम हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट और आपको ऑफ कोर्स मैथ है, तो एज अ मैथमेटिकल स्टूडेंट हमें ऑपरेटर का नॉलेज बाय डिफॉल्ट होता ही है। हमें पता होता है कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होता है, उसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपने 11th में पढ़ा होगा, तो उतना नॉलेज ही यहाँ पे हमारे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद और एक ऑपरेटर है जिसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर, और ये तो हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। सी आउट में इसके साथ यूज होता है। सी आउट किसे रिप्रेजेंट करता है? हमारे मॉनिटर या स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर जो कंटेंट भेजने हैं तो आपको सी आउट का यूज करना पड़ता है। बस ये सी आउट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है और उसकी कोडिंग iostream.h के फाइल में लिखी होती है। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसे भी हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद और एक ऑपरेटर है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। आप साइन देख सकते हैं और आपको पता ही है किसके साथ यूज होता है, ये सीन के साथ यूज होता है। मतलब किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है तो आप सीन को यूज कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि सीन कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है हमारे C++ के प्रोग्राम में। तो ये भी एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है और अगर इसका सपोर्ट चाहिए तो आपको iostream.h की फाइल इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये जो कुछ टॉपिक है मैंने इन्हें स्किप कर रहा हूं मैं, और हम मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे जिसका नाम क्या है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, या कभी कभी लकी रहे तो 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और बाद में लिटिल बिट थ्योरी पार्ट के ऊपर जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें बेसिक कोड की जरूरत है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लिखा है, आपको इसके बारे में लिटिल बिट आइडिया है। तो अच्छे से देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप देख सकते हैं कौन सा वेरिएबल है, ए करके ये वेरिएबल है, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। तो कोई बड़ी बात है क्या? मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दी और इसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। डिस्प्ले करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए करके डिस्प्ले किया है। और आपको पता ही है अगर इसके सामने मैं ए लिखूं, इसे अगर मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या प्रिंट हुआ है, 10 प्रिंट हुआ है। दैट्स इट। आपको समझा है इतना? तो बस सिंपल सा टॉपिक था। अब देखो, अगर मैं एक फ्लोट नाम का एक दूसरा वेरिएबल लेना चाहता हूं, किस नाम का? देखो सेम नाम है, ए करके नाम है, पर मैंने फ्लोट लिखा है। इवन आप वहां पे इंटीजर लिख के भी चेक कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ए नाम है, मैंने यहाँ पे फिर से एक ए नाम लिया है और इसे मैं रन करता हूं तो कॉमन सा एरर है, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ए। आप ए को बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूं तो भी आपको कंप्यूटर एरर बताएगा कि इट्स अ एरर, कि मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ए। ऐसा क्यों होता है पहले आपको वो जानना जरूरी है। देखो, वॉइड मेन एक ब्लॉक है इसका खुद का, इस करली ब्रैकेट से लेकर इस करली ब्रैकेट तक। ठीक है, एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक में एक वेरिएबल एक ही बार हो सकता है। मतलब कि कोई वेरिएबल का नाम एक ब्लॉक में एक ही बार रिपीट होता है, उसको बार बार दूसरे डेटा टाइप से या सेम डेटा टाइप से आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा लेता हूं, बी वगैरह लेता हूं यहाँ पे, तो कंपाइल अगर आप करते हैं प्रोग्राम को तो कोई भी एरर नहीं आता है। दूसरे नाम चलते हैं बट सेम नाम नहीं चलेंगे। तो देखो यहां से लेकर यहां तक एक ब्लॉक है, आप देख पा रहे होंगे वॉइड मेन का खुद का ब्लॉक है और उसके अंदर वेरिएबल और बाकी स्टेटमेंट है। तो इसके ऊपर एक डेफिनेशन निकल के आती है, डेफिनेशन का नाम है लोकल वेरिएबल। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि लोकल वेरिएबल यानी कौन सी वेरिएबल। तो देखो इनकी डेफिनेशन क्या है, तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं लोकल वेरिएबल की क्या है। द वेरिएबल दोज आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक, यानी किसी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। समझेगा, आपको याद रहेगा। किसी भी ब्लॉक यानी करली ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर है उन्हें कौन से वेरिएबल बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो ए कौन सा वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, वैल्यू ऑफ लोकल ए, ऐसा एक वर्ड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और इसे आप रन करोगे तो आपको पता ही है कोई एरर नहीं है, और इसे रन करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ लोकल इज इक्वल टू 10 मिली है। दैट्स इट। समझा आपको? तो अब देखो कि वेरिएबल हमेशा इनसाइड द ब्लॉक ही डिक्लेयर करे ऐसा कोई रूल नहीं है। मेन के बाहर भी वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर p,
अगर इसे कंपाइल करके देखते हैं आप तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे एरर नहीं है। देख पा रहे हैं आप, कोई एरर नहीं है। और इस p में आप वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 वैल्यू स्टोर की है। और पता है मेन में उसकी वैल्यू आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, जैसे कि सी आउट लिखा मैंने यहाँ पे और देखो p की वैल्यू हम डिस्प्ले करते हैं। वैल्यू ऑफ p लिखा है इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दी। तो आपको तो पता ही है, अगर आपको ये नेक्स्ट लाइन में ये आउटपुट आना चाहिए तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एंड एल, ठीक है। और अब इसे कंपाइल करते हैं और इसे आप रन करके देख सकते हैं। देखो ए कहाँ पे डिक्लेयर है, इनसाइड द ब्लॉक, और पी कहाँ पे डिक्लेयर है, आउटसाइड द ब्लॉक। और इसे आप रन करके देखो तो आप देखोगे वैल्यू ऑफ लोकल ए 10 है और वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू क्या है, 15 है। देख पा रहे हैं आप, जो वेरिएबल ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर होते हैं उनके लिए भी एक टर्म है। तो उस टर्म के बारे में हम बात करते हैं। टर्म का नाम है ग्लोबल वेरिएबल। तो देखो ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, तो ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन है द वेरिएबल्स दोज आर डिक्लेयर आउटसाइड द ब्लॉक। किसके रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं, मेन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। वॉइड मेन का खुद का ब्लॉक है, उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसे लोकल, और उसके बाहर जो डिक्लेयर होते हैं वो होते हैं ग्लोबल। तो पता है ये 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके ऊपर अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो अब तक आपके पॉइंट क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे आपको पता चल गया कि p एक ग्लोबल वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे एक वर्ड डाल देता हूँ ग्लोबल। तो आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू 10 और p की वैल्यू क्या आई है, 15 आई है। दैट्स इट, समझा आपको इतना। नाउ तो अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे a है, कहां पे है, इनसाइड द ब्लॉक, और बाहर कौन है, p। अगर मैं p को a बना दूं तो देखो यहां से हमारा ट्विस्ट चालू होता है। पहले भी मैंने इंटीजर a को डिक्लेयर करने की कोशिश की है, बट कहां पे की है, इनसाइड द ब्लॉक। तो क्या आउटसाइड द ब्लॉक इसे हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते कि नहीं कर सकते, वो चेक करते हैं। और साथ ही साथ में अब तो p रहा नहीं है तो क्यों p लिखे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे a लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, a लिखा है। और इसे करते हैं कंपाइल। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं आया है, यानी कि ये चीज अलाउड है। ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल और वही सेम वेरिएबल कहां पे रह सकता है, मतलब उसका सेम नाम कहां पे रह सकता है, ब्लॉक के बाहर रह सकता है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं हमारे रियल लाइफ से, तो वॉइड मेन आपकी फैमिली है, वॉइड मेन आपकी खुद की फैमिली है, और इसके अंदर वेरिएबल्स है, यानी कि वो आप लोग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तो मान लो कि ए आप हो, तो क्या आपका जो नाम आपके फैमिली में है, क्या वो बाहर किसी और पर्सन का नहीं रह सकता, क्या रह सकता है। तो जो बाहर है मेन के, वो ग्लोबल है, कि यानी कि अदर देन यूर फैमिली, और मेन यानी कि आपकी फैमिली, और ए वगैरह ये आप लोग हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं इसके अंदर, यानी कि दूसरे वेरिएबल भी यहाँ पे हो सकते हैं, उसे मेंबर्स कहा जाता है। तो आपको अभी आइडिया आ गई होंगे कि ये लॉजिकल, मतलब क्यों ये लॉजिकल बात है कि ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, वो लोकल ए की, और देखो दूसरे इसमें मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं, ग्लोबल ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं। और दोनों इसमें मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है, और इसे कंपाइल किया हमने तो कोई एरर नहीं, और इसके बाद मैंने किया इसे रन। तो रन करने के बाद अब आंसर क्या आता है वही तो आपको देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि लोकल ए की वैल्यू भी 10 दिखा रहा है और ग्लोबल ए की वैल्यू भी क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। बट आप प्रोग्रामिंग में देख सकते हैं कि ग्लोबल ए की वैल्यू क्या है, 15 है। और यही से हमारा एक्चुअल टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक है हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसका यहाँ पे यूज होता है। अगर आपको ग्लोबल वर्जन ऑफ वेरिएबल को अनकवर करना है तो आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। तो अब देखिए इसके सामने मैंने लगा दिया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कुछ नहीं, किसी वेरिएबल के सामने आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। तो ये काम कब करता है, जब सेम वेरिएबल है, यहाँ पे ए है, तभी ये काम करेगा ना। पी के लिए तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि पी और ए ये दोनों अलग अलग नाम के वेरिएबल थे। जब सेम कॉमन नाम आते हैं ग्लोबल और लोकल में, तब जाके अगर आपको ग्लोबल वर्जन ऑफ वेरिएबल यूज करना है तो आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसके आगे लगाना पड़ता है। तो अब ये लोकल नहीं रहा बल्कि ग्लोबल रहा। तो अगर इसे आप रन करते हैं,
कंपाइल किया हमने सबसे पहले और अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ लोकल ए 10 है और वैल्यू ऑफ ग्लोबल ए 15 है। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं जैसे कि a इज इक्वल टू अगर मैं 25 लिखूं तो पता है इसका चेंज कहां पे होगा, इसके जो चेंजेस हैं वो लोकल के ऊपर होंगे, ग्लोबल के ऊपर नहीं होंगे। तो आप इसे फिर से प्रिंट करके देख सकते हैं। तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है ऊपर के 2 लाइन, इसके नीचे मैंने कॉपी किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने a की वैल्यू 25 सेट की है, तो बस आपको आउटपुट चेक करना है। एंडल भी लगाया एक्स्ट्रा मैंने मीनवाइल। तो आप देख सकते हैं लोकल ए की वैल्यू पहले 10 थी, ग्लोबल ए की वैल्यू 15 पहले से थी, उसके बाद लोकल ए की वैल्यू मैंने चेंज की थी। देखो यहाँ पे चेंज हुई है, पर ग्लोबल पे चेंज हुआ क्या? नहीं, लोकल ए की वैल्यू चेंज हुई है, ग्लोबल की नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबल ए की वैल्यू भी चेंज हो तो देखो मैंने यहाँ पे ग्लोबल ए में कुछ चेंजेस करता हूं, कुछ अलग वेरिएबल लेता हूं 56। ओके, तो अब देखो ये रिफ्लेक्शन कहां पे होगा? हमारे ऊपर वाले ए में होगा, ना कि लोकल में होगा। जो ऊपर ग्लोबल है ना ए, जिसकी वैल्यू 15 थी, आप उसने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने उसको चेंज कर दिया, तो ए की वैल्यू वही रहेंगे 10 जैसे पहले थी वैसे। तो अगर इसे आप रन करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ग्लोबल की वैल्यू ही चेंज हुई है, लोकल की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। तो इसमें आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा इट कैन बी यूज टू अनकवर हिडन वेरिएबल। हिडन वेरिएबल यानी कौन से वेरिएबल? ग्लोबल और लोकल के नाम सेम होंगे तो जो इनर ब्लॉक में है यानी कि जो मेन में जो वेरिएबल है वो जो ग्लोबल में जो वेरिएबल है उसको हाइड कर देता है। तो अल्टीमेटली हिडन वेरिएबल यानी हमारा ग्लोबल वेरिएबल ही है, उसे अनकवर करने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट है, दिस ऑपरेटर अलाउज एक्सेस टू ग्लोबल वर्जन ऑफ द वेरिएबल। तो ऐसे 2 पॉइंट हैं और आप एक छोटा सा सिंटैक्स लिख सकते हैं। सिंटैक्स कैसे है देखो इसका, कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और एक्सेस करने के लिए कोई भी आप वेरिएबल नेम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेम में गैप नहीं होती है तो आप यहाँ पे डैश इन द सेंस अंडरस्कोर आप वगैरह दे सकते हैं। तो ये छोटा सा उसका सिंटैक्स है जिससे आप ग्लोबल वर्जन क्या कर सकते हैं, यूज एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक गाइस, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। और मैं और एक टॉपिक स्किप करने वाला हूं और टॉपिक का नाम है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। ये न्यू और डिलीट के बारे में है। मैं पूरी तरीके से इसे स्किप नहीं करने वाला हूं, मैं आगे आपको इसे पढ़ाने वाला हूं, बट हमको एक्चुअली ये पढ़ने से पहले पॉइंटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पर वो टॉपिक हमारा हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तो मैं आपको बाद में इस टॉपिक के ऊपर वापस आऊंगा। ये भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस स्कोप रिजोल्यूशन सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।